गुड मॉर्निंग रोहित। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, लेट अदर्स ज्वाइन। मीनवाइल आप इसको बनाइए, मैं भी इसको बनाता हूँ। बाकी आएंगे तब पहले उनको ये बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन प्रोसीड।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना स्टार्ट करो। चलिए, सभी का ड्रॉ हो गया क्या क्वेश्चन? ग्राफ सभी ने खींच लिया है? यस सर। आइए चलिए देखते हैं। देखो देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, और हमें ये दिया है कंस्ट्रेंट्स, हमने कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर लिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि जो यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट दी हुई है ये लेस देन इक्वल टू नहीं है। The constraint that has been given to you, it is not less than equal to, it is greater than equal to. तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि हम लोग जो कॉमन एरिया देख रहे थे, ये जो कॉमन एरिया हम लोग देख रहे थे, ये सारा का सारा अंदर की ओर आ रहा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए नीचे की ओर था, क्योंकि ये सारे लेस देन इक्वल टू थे।
ये लाइन और उसके नीचे का एरिया ये वैलिड था, फिजिबल था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये लाइन के ऊपर का एरिया वैलिड है। समझना मेरी बात को। अगर मैं बोलता हूं कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो इस लाइन को जैसे जैसे आगे बढ़ाते चला जाऊंगा, वैसे वैसे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे लिए वैलिड पॉइंट्स हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर मैं इन तीनों लाइंस को चेक करूं और मेरे को इन तीनों लाइन से कॉमन एरिया निकालना है, तो वो कॉमन एरिया क्या हो जाएगा? मैं शेड करता हूं, आप लोग बताइएगा कि मैं सही शेड कर रहा हूं कि नहीं। ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट है। सही है क्या? यस सर। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरे पॉइंट्स हैं, वर्टाइसेस पॉइंट्स हैं, ओ ए बी। तो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। मेरे को मैक्सिमाइजेशन करना है। मुझे पता है कि मैक्सिमाइजेशन हो चाहे मिनिमाइजेशन हो, फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट पे ही मिलता है। फिजिबल रीजन के यहाँ पे जो वर्टेक्स पॉइंट्स हैं वो है ओ ए बी। सही कह रहा हूँ मैं? अरे यही तो मेरे वर्टेक्स पॉइंट्स हैं, यही तो मेरे। कोई मेरे को बता के जल्दी से बताओ यार कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो ए है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? ए का वैल्यू नीले हरे का इंटरसेक्शन है, इसका और इसका इंटरसेक्शन है। जल्दी बताओ भाई कितना आ रहा है? निकाला किसी ने? अरे कैलकुलेटर में पुट कर दो। So 12 और 4। 12,4। यस सर। 12,4 आ रहा है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो हमारे फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट पे आता है। अब देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। पहली चीज तो मेरे को बताओ, क्या मेरे को कोई फिजिबल रीजन मिल रहा है क्या? यस सर। देखो मेरे को फिजिबल रीजन तो मिल रहा है, लेकिन इस फिजिबल रीजन के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, ये फिजिबल जो रीजन है ये क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है। यस अभी सर। तक मेरे को फिजिबल रीजन एक क्लोज्ड बाउंड्री मिल रहा था, लाइक दिस, having 4 vertices, और it could have 5 or 6 vertices, लेकिन क्लोज्ड फिगर था। क्या यहाँ पर जो मेरा फिजिबल रीजन है ये कोई क्लोज्ड फिगर है क्या? नो सर। तो इस फिजिबल रीजन को हम लोग कहते हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन which does not have a boundary is an unbounded visible region। और ऐसे फिजिबल रीजन की वजह से हम लोगों को जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो हम लोगों को इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। दिस प्रॉब्लम विल गिव अस अ प्रॉपर सॉल्यूशन, बट दैट सॉल्यूशन विल बी एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, a solution without any boundary। Remember this is very important। Initially I said that it is an unbounded feasible region। Now
If I will check the values at O, A, B, I will get certain finite values, fixed values मिलेंगी. 0,40 पे चेक कर दूंगा O पे, x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 40 पुट कर दिया, I will get this as 16,000. Just try to understand what I am trying to say here. ठीक है. Similarly, A पे चेक करूंगा, B पे भी चेक करूंगा. लेकिन there is also one more point. एक और पॉइंट है. वो पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊं. अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड नहीं मिल रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका एक और इंटरसेक्शन पॉइंट है, वन मोर इंटरसेक्शन पॉइंट विच आई एम लुकिंग फॉर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ताकि ये फिगर क्लोज हो जाता, वो जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो इनफाइनाइट पे लाई कर रहा है. बोल सकता हूं क्या? That Yes, sir. means what I'm trying to say here is that these lines meets at infinity. और अगर ये इनफाइनाइट में मीट कर रहा है क्योंकि फिजिबल रीजन चाहे इस एक्सिस के अलोंग चाहे इस एक्सिस के अलोंग कहीं पे बाउंड नहीं हो रहा है, बंद नहीं रहा है, व्हाट आई कैन से इज कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट कैन बी इनफाइनाइट और x की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट कैन बी इनफाइनाइट, बिकॉज आई कैन गो एज फार एज पॉसिबल ऑन द y एक्सिस, एज फार एज पॉसिबल ऑन द x एक्सिस. तो अगर मैं x को इनफाइनाइट, y को इनफाइनाइट पुट करता हूं, जो मेरा z आएगा वो भी आएगा इनफाइनाइट, and that will become my maximum optimal solution. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? हेलो 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 हेलो. मैंने आपको बताया कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होता है. अनबाउंडेड फिजिबल रीजन पे अगर मुझे मैक्सिमाइजेशन पूछा गया है तो याद रखिएगा कि हमेशा जो वैल्यू मैक्सिमाइज होती है that will be at x equal to infinite, y equal to infinite. I am not saying कि यहाँ पे infinite solutions है. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे infinite solution है. यहाँ पे solution ही infinity पे है. Maximization कहाँ पे हो रहा है? Infinity. यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन थे, ए से बी तक इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, हर कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेरे पास जो एक सॉल्यूशन है वो मैक्सिमाइज हुआ है इनफाइनाइट. सिमिलरली अगर मेरे से इस क्वेश्चन में पूछ देता मिनिमाइजेशन, तो मैं मिनिमाइजेशन के लिए भी फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट्स ही चेक करता, O पे चेक करता, A पे चेक करता, B पे चेक करता. इन तीन में से जहां पे वैल्यू मिनिमम आती उसको बोल देता कि ये मेरा मिनिमाइजेशन का आंसर है. ऐसा नहीं चेक कर रहे हो. 0,0 क्या एक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है क्या? No, sir. I hope this is clear to each and every one of you. तो सुनो मेरी बात ध्यान से. अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो क्या हमेशा सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा क्या? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो क्या सॉल्यूशन हमेशा अनबाउंडेड होगा क्या? जवाब है नहीं Yes, होगा. sir. नहीं होगा. जवाब है नहीं होगा. अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन पे आपको मिनिमाइजेशन पूछा गया होता तो वो जो वैल्यू होती वो आपको किसी सर्टेन फिक्स पॉइंट पे मिल जाती. लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन पूछा है तब जाके ही आप कह रहे हो कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन इनफाइनाइट पे मिल रहा है. तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन ये डिसाइड करेगी कि आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है कि मल्टीपल ऑप्टिमल मिल रहा है. सर अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सर. अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब है द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट हैव अ बाउंड्री, डज नॉट हैव एनी लिमिटेशन. x को आगे ले जाते इनफाइनाइट तक ले जा सकता हूँ, 5 करोड़ भी लग के चेक कर सकता हूँ, दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन. लेकिन मैक्सिमाइज नहीं हुआ वहां पे. सॉल्यूशन है 5 करोड़. मेरी बात समझिएगा. क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. तो देखो हम लोगों ने 3 टाइप का सॉल्यूशन देख लिया. सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन, उसके बाद अपन ने देखा मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड नाउ वी हैव चेक्ड आउट
अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो द फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू चेक इज दिस वन। जल्दी से इसका ग्राफ बनाइए, जल्दी से फटाफट फटाफट इसका ग्राफ बना दो। y रखा 0 15 x रखा 0 0 10 30 चलिए बन गया सभी का। यस सर। यस सर। काम की बात, तो विजुअल रीजन ही नहीं बन रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो एक जो है वो लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है इसका जो फिजिकल रीजन है ये नीचे और ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये बोलता है कि मेरा रीजन तो ऊपर की ओर है। तो इसके लिए सारे इसके नीचे के पॉइंट वैलिड, इसके लिए सारे इसके ऊपर के पॉइंट वैलिड। दोनों में कॉमन अगर बात करूंगा तो कोई भी फिजिकल रीजन नहीं है। नहीं है। So this problem basically does not have a feasible region, no feasible region। और अगर no feasible region है that means problem cannot have a solution। क्योंकि अपने को पता है कि सॉल्यूशन तो अपने को फिजिकल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट पे ही मिलेगा। अगर फिजिकल रीजन ही नहीं है तो कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम कैन नॉट हैव अ फिजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों केस अभी तक देख लिया है। टोटल 4 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन व्हिच द फिजिकल रीजन डज नॉट हैव अ बाउंड्री। लेकिन अनबाउंडेड सॉल्यूशन मैक्सिमाइजेशन के केस में ही मिलता है। अगर मिनिमाइजेशन पूछ देगा तो भैया ये हो सकता है कि फिजिकल रीजन की बाउंड्री क्लोज नहीं हो, अनबाउंडेड फिजिकल रीजन हो, लेकिन मिनिमम जो वैल्यू है वो आपको किसी वर्टेक्स पॉइंट पे यूनिक मिल सकती है, मल्टीपल ऑप्टिमल भी मिल सकती है। समझ रहे हैं ना? यस सर। अगर फिजिबल रीजन नहीं है देन दैट प्रॉब्लम विल हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा देखो सुनो, देखते चलना, ठीक है ध्यान से।
अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेता इस प्रकार का, समथिंग लाइक 3x प्लस 5y प्लस 2z, इसको मैक्सिमाइज करना है. Let's say p is equal to this much, and the constraints are 2x plus y plus z greater than equal to 15, 3x plus y minus z less than equal to 10, 3x plus 5y plus 2z, चलो 3z greater than equal to 12, something like this. सबसे पहली चीज मेरे को बताओ, क्या इस प्रॉब्लम को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। तो बेटा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर प्रॉब्लम में 2 से अधिक वेरिएबल्स आ गए, मोर देन 2 वेरिएबल्स, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर 2 से अधिक वेरिएबल हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 50 करोड़ वेरिएबल, तो इसको पहली चीज तो क्या है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है, हम लोगों को ग्राफ अब खींचना नहीं आता, ठीक है ना, स्पेस में. तो भैया इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें 2 से अधिक वेरिएबल हैं, इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सॉल्व देम बाय ग्राफिकल मेथड. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ग्राफिकल मेथड. नीचे चाहो तो नोट करके लिख लो, अपनी अपनी कॉपी में, अपनी अपनी नोटबुक में नोट करके आप लिख सकते हो. ये ग्राफिकल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ देयर आर more than 2 decision variables. A graphical method cannot be used if there are more than 2 decision variables. अब एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिसीजन वेरिएबल क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल बेटा ये x और y जो है ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं. x एंड y आर बेसिकली डिसीजन वेरिएबल. हम लोगों का उद्देश्य रहता है कितना x और कितना y यही निकालना, ठीक है ना, कितना x कितना y, ताकि z हो जाए मैक्सिमम. यही हमारा उद्देश्य है. इसी के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है, x और y के बेसिस पे डिसीजन लेना है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है ना. तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मेरे पास 2 से अधिक डिसीजन वेरिएबल्स हो जाएंगे प्रॉब्लम में, तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता. नए पेज पे हेडिंग डाल लेना सभी लोग, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम. वेरी इंपॉर्टेंट. सिंप्लेक्स एल्गोरिथम स्टार मार्क कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, स्टार्ट कर रहा हूं. कीप लिसनिंग. चलिए देखो, सबसे पहली चीज समझो, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम क्यों है. सिंप्लेक्स एल्गोरिथम क्यों है? अगर मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हैं, 2 से अधिक, 2 से कम भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 वेरिएबल भी चल जाएंगे, ठीक है, एक्स वाई वाला भी चल जाएगा, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा. मतलब सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो है लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रामबाण है. कितने भी वेरिएबल की प्रॉब्लम हो, उसमें 1 करोड़ वेरिएबल्स क्यों ना हो, ठीक है. हम लोग तो 3 वेरिएबल्स का लाइंस का इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका जानते हैं. यहाँ पे इनइक्वालिटीज की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटीज है ना. तो मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ वेरिएबल्स क्यों ना हो, इनइक्वालिटी वाली ही इक्वेशंस क्यों ना हो, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम सब सॉल्व करके दे देता है. This algorithm was given by a
पर्सन नेम विलियम डैंडजिग, लगभग 70 साल पहले, 70 years back, this person gave this algorithm and it is one of the most widely used algorithm in the entire programming world. प्रोग्रामर्स लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको मोस्टली पता भी नहीं होता कि वो ये एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम्स इन द पास्ट 70 years. क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, एकदम गजब का एल्गोरिथम है। लेकिन मैं आपको अभी से वार्निंग दे देता हूं कि भैया ये जो एल्गोरिथम है इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट not in terms of concept but difficult in terms of energy level. This algorithm will require energy. क्यों एनर्जी बोल रहा हूं? काफी एग्जॉस्टिंग होगा ये पूरा का पूरा, जो एल्गोरिथम को पढ़ने का जो प्रोसेस है काफी एग्जॉस्टिंग होगा, आपको थका देगा, क्योंकि मेरा जो मेहनत है वो यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। मेरे को जो है यहाँ पे आपको सीधा कराने हैं क्वेश्चंस, समझना मेरी बात को। मेरे को एक बार कॉन्सेप्ट समझाना है और उसके बाद आपको कराने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी ऐसे कराऊंगा कि आपकी मेहनत रहेगी ज्यादा, मेरी मेहनत रहेगी बहुत कम। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हाँ भाई, गेट के एग्जाम में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और क्वेश्चंस इस तरीके से कुछ आए हुए हैं कि शॉर्टकट तरीके से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एल्गोरिथम में एक एक छोटा 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 पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बिना समय खराब किए चालू करता हूं। जो जो मैं बोलूंगा हर एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्रोसेस करिए, समझने की कोशिश करने के साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो उसको जल्दी जल्दी पूछ भी लीजिए, ठीक है? तो मैं काम करता हूं, अगर आपको याद होगा तो हमने ये जो क्लास स्टार्ट की थी इस वाले क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन था हमारा x + y 450 2y 600 वाला, याद आ रहा है क्या? एक x पे 3 रुपए का प्रॉफिट, y पे 4 रुपए का प्रॉफिट, रॉ मटेरियल A और B का अवेलेबिलिटी 450 600 यूनिट, कितना x बनाए कितना y बनाए ताकि भैया अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो हमने ये वाला सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था। तो मैं क्या करता हूं कि पहले ना इस क्वेश्चन को, जिसका आपको सब चीजें पता है, यू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक था, आपको पता है कि कितना x आ रहा था, कितना y आ रहा था, कितना मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था, आपको इस क्वेश्चन का जो इक्वेशन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता है कि 3 रुपए x के पीछे का प्रॉफिट है, 4 रुपए y के पीछे का प्रॉफिट है। इसके अलावा आपको पता है एक x बनाने के लिए एक a एक बी चाहिए, और एक वाई बनाने के लिए एक ए 2 बी चाहिए, और 450 जो है ए का अवेलेबिलिटी है मैक्सिमम, 600 जो है बी का अवेलेबिलिटी है। आपको पता है एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो हम लोग इसमें सब चीज जानते हैं, इससे इक्वेशंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि यही वाला क्वेश्चन ले लेता हूं सबसे पहले, और ये वाला क्वेश्चन लेके इसी को पहले मैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करता हूं। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। तो द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस कि मैक्सिमाइज z = 3x + 4y where z the profit is subjected to x + y less than equal to 450 and x + y less than equal to 600, and there was one more constraint x, y greater than equal to 0। जो लिखा रहा हूं जल्दी से कॉपी में लिखिए, इस चीज को राइट डाउन। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद उसके नीचे नोट करिएगा, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, to solve a problem by simplex method, the problem should be written in the standard form. The problem
should be written in the standard form, comma, certain following rules have to be applied. Certain following rules have to be applied. Certain following rules have to be applied in order to convert a problem into standard form. In order to convert a problem into standard form, पहला लिखेंगे नंबर 1, रूल नंबर 1, no unrestricted variable, no unrestricted variable, no unrestricted variable should be there in the standard form. No unrestricted variable should be there in the standard form, comma, an unrestricted variable say x will be replaced by x dash minus x double dash. An unrestricted variable say x will be replaced by x dash minus x double dash, where x dash and x double dash, where x dash and x double dash are restricted variables, are restricted variables. दूसरा पॉइंट लिखेंगे. अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखने से पहले इस पहले पॉइंट के नीचे लगभग 3 से 4 लाइन की जगह छोड़ दीजिए. Leave a space of 3 to 4 lines below this point number 1. Then write point number 2. All the constraints should be in the form of equations. All the constraints should be in the form of equations. All the constraints should be in the form of equations. ये सेकंड वाला पॉइंट लिखने के बाद 2-3 लाइन की जगह इसमें भी छोड़ दीजिए. और तीसरा पॉइंट लिखिए. The right hand side coefficient must be positive. 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 हाँ भाई, लिख लिया सभी ने. द राइट हैंड साइड कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव. चलो सुनो सुनो सुनो, जल्दी से सुनो, फटाफट तुम लोगों को सुना देता हूँ. देखो, सबसे पहला समझो कि अगर मेरे को किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को
जैसा कि ये वाला है, अगर इसको मेरे को सिंपलेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, सिंपलेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, तो सिंपलेक्स एल्गोरिथम क्या बोलता है कि इसका भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले आपको ना प्रॉब्लम को वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली प्रॉब्लम को आप सिंपलेक्स एल्गोरिथम को दे दीजिए, वो उसको अपना तिकड़मबाजी लगा के एल्गोरिथम लगा के फटाफट सॉल्व कर देगा। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटर में हम लोगों को कोई इक्वेशन सॉल्व करना होता है, तो हम लोगों को इस तरीके का एक ठोक इनपुट मिलता है ए बी सी का। तो कैलकुलेटर बेसिकली क्या बोलता है कि यार ये ए बी सी का जो इनपुट है, आपकी इक्वेशन कैसी भी लिखी हो, सी जो है राइट हैंड साइड में लिखा हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को ए बी सी तीनों का वैल्यू इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके दे दीजिए। समझना मेरी बात को, ठीक है ना। तो वैसे ही सिंपलेक्स एल्गोरिथम क्या बोलता है कि भैया मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, उसी फॉर्म में आप मेरे को इनपुट दे दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ। सुनते जाना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का उसने सबसे पहला कंडीशन क्या रखा है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट ऑल द वेरिएबल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। इसका क्या मतलब होता है, अबे देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है, और दोनों ही वेरिएबल्स को हमने कौन से क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लिमिट कर दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सुनते चलना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने दोनों वेरिएबल्स को लिमिट कर दिया है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिमिट कर दें, इन्हीं को हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड, लगाम कस देना। लेकिन 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 मान लो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में x जो है वो आपको दिया होता कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, x दिया होता कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ y दिया होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x को बोल देता कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेटा जो ये एल्गोरिथम है ना, इसको अगर अप्लाई करना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे के सारे वेरिएबल्स रेस्ट्रिक्टेड हो। मतलब समझाने का ये है कि ये एल्गोरिथम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करता है। दिस एल्गोरिथम हैज अ लिमिटेशन दैट इट विल ओनली वर्क इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर ऐसा आया, ऐसा सिचुएशन आया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म करते समय क्या करोगे, कहता है x को रिप्लेस कर देना x डैश माइनस x डबल डैश से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो मैं ये वाली इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा z बराबर 3x डैश माइनस x डबल डैश प्लस 4y। ये वाली इक्वेशन आपकी बनेगी x डैश माइनस x डबल डैश प्लस y लेस देन इक्वल टू 450, x dash minus x double dash plus y less than equal to 600, and I will write x dash x double dash y are all greater than equal to 0। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि मान लो कि x जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, x की वैल्यू आ सकती है -100। तो मैं क्या करूंगा कि मैं x को रिप्लेस कर दे रहा हूं x डैश x डबल डैश से, और बोल दे रहा हूं कि इन दोनों का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ सकता है, मेरी x डैश की वैल्यू आ सकती है 200 और x डबल डैश की आ सकती है 300, और x डैश माइनस x डबल डैश 200 माइनस 300 करूंगा तो -100 मिल जाएगा x का वैल्यू। लेकिन x डैश और x डबल डैश ये दोनों नेगेटिव नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर आ गई। चलिए सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही, पहले आपसे बात कही कि बेटा यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो x को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि जो सिंपलेक्स एल्गोरिथम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है। दैट इज वेरी ट्रू, सिंपलेक्स एल्गोरिथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही दे सकता है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल रिस्ट्रिक्ट नहीं है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मेरे को उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उस अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का, वो इस तरीके से प्राप्त होगा।
सिंप्लेक्स मेरे को पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, लेकिन मैंने जो ये इक्वेशन बनाई है इसमें वो पॉजिटिव वैल्यूज रखूंगा तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो सिंप्लेक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा, लेकिन इसका लिमिटेशन ये नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स वाली वैल्यूज को ही सॉल्व कर पाएगा, वो अनरिस्ट्रिक्टेड वाले को भी सॉल्व कर सकता है। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट दिखाया है, उसके बाद जो 4 लाइन जगह छोड़ने को कही थी वहां पे इसको जल्दी से नोट कर लो, ये वाले को, ताकि आपको याद रहे। समय समय ये ध्यान रखना कि मैंने उस प्रॉब्लम में से x को हटा दिया था रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में से, ठीक है ना, तभी जाके मैंने उसका कन्वर्जन ऐसा किया है। ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है तो किसी प्रकार का कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। जल्दी से करो। सर हाँ सर इसमें x को लिखा था x डैश और x डबल डैश, y को नहीं लिख सकते क्या? अबे y को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं कह दिया था कि y ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें दोनों रेस्ट्रिक्टेड है, मेरे को ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तब की बात कह रहा हूं कि जब यहाँ पे x y दोनों होता और सिर्फ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, x नहीं होता, तब आप x को रिप्लेस करते इससे। मान लो y नहीं दिया होता ग्रेटर देन 0 तो y को रिप्लेस करता y डैश माइनस y डबल डैश से। समझ में आ गया? ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ू? हेलो 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 हेलो, आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। चलिए, अरे यार तो कैसे किया जाए? चलिए चलिए सुनिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा कंडीशन क्या है? बोलता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है, यहीं पे लिखता हूं मैं दूसरा कंडीशन भी, पीछे नहीं जाता, ठीक है? ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा कंडीशन ये है कि जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वाली, ये वाली, याद रखो ये जो है कंस्ट्रेंट, इसको अब मेरे को ना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? सर अपन ने वो ऑलरेडी उसको लिख लिया है ना, x डैश माइनस शाबाश शाबाश। अगर मैंने पहली वाली कंडीशन फुलफिल कर दी है तो ये पहली कंडीशन का डिमांड ही यही था कि सारे वेरिएबल्स रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, तो इसको अपने को अब दोबारा लिखने की कंडीशन को जरूरत नहीं है, शर्त पूरी कर दी है। सेकेंड कंडीशन बोलता है कि जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास,
ये सारी इक्वेशन के फॉर्म में होनी चाहिए। इक्वेशन के फॉर्म में मतलब कि इसमें ना ये इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। ये जो है इनइक्वालिटी जो है इसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा जरा देखिए ध्यान से। मेरे पास है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 450। मैं लिखता हूं x प्लस वाई। अब ये लेस देन इक्वल टू 450 को इक्वल टू 450 बनाना है, तो मुझे बताओ कि LHS भारी है कि RHS। अगर लेस देन का साइन है तो राइट हैंड साइड बड़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है? राइट हैंड साइड। राइट RHS. हैंड साइड। अगर इसको बराबर करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। यस Yes, sir. तो मैं लिखता हूं x प्लस वाई प्लस S1 बराबर 450। मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया S1। इसे कहते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या होता है स्लैक वेरिएबल ये समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। 2 स्टार दे देता हूं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। इसका गजब का सिग्निफिकेंस है। ठीक है। So basically what I have done कि in order to convert the inequality into equation, I have added one more variable on the left hand side ताकि LHS RHS बराबर हो जाए। कहने का मतलब है कि देखो x प्लस वाई की वैल्यू 450 से कम भी हो सकती है। मैंने बताया था क्यों कम हो सकती है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ y बना देता तो मैं 300 y बना ले रहा था, लेकिन x 0 हो जाता तो x प्लस वाई की वैल्यू 300 आ जाती। टोटल वैल्यू x प्लस वाई 300, 450 से कम। लेकिन अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले रहा हूं तो क्या होगा पता है? अगर इन दोनों का सम 300 आएगा तो अपने आप इसकी वैल्यू 150 आ जाएगी, ताकि ये जो मेरा इक्वेशन है ये पूरा का पूरा 450 को कंप्लीट करके सेटिस्फाई कर दे। लेकिन याद रखना कि ये वाला वेरिएबल मैंने अपनी सहूलियत के लिए ऐड किया है। मेरे को भले ही इसकी वैल्यू 150 मिल जाए, लेकिन ये जो 150 है ये मेरे प्रॉफिट में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देगा, क्योंकि मेरे प्रॉफिट में सिर्फ x की कीमत 3 रुपए है, y की 4 रुपए है। S1 तो कुछ नहीं है, मेरी इमेजिनेशन है। बात समझे कि नहीं समझे यार? यस सर। सिमिलरली मैं इसको भी लिख देता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस S2 बराबर 600। और याद रखो नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया है तो आपको पहली वाली शर्त भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि all the variables should be restricted. That means all the variables shall be there in the first quadrant. ठीक है। तो ये थी मेरी सेकंड शर्त, सेकंड कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की। लाइन लिखवाई है, उसके नीचे जगह छोड़वाई है, उस जगह के नीचे ये लिख लीजिए जल्दी से। हो गया क्या? यस सर। Yes. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरी शर्त को भी डिस्कस कर लेते हैं, तीसरी कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन में बोलता है कि राइट हैंड साइड कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये राइट हैंड साइड कोफिशिएंट ये जो 450 600 है, ये अगर माइनस 600 होता, इक्वेशन ऐसी होती x प्लस वाई प्लस एस इज इक्वल टू माइनस 600। तो हम लोगों को ना राइट हैंड साइड में माइनस नहीं छोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को ले लेते हैं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस S2 इक्वल टू 600। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम को ये वाली जो इक्वेशन है ये देते हम लोग इनपुट के फॉर्म में। उसको ये माइनस 600 नहीं दिखाते, उसको हम लोग 600 ही दिखाते। समझ गए ना? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम जो है उस 600 को यूज करेगा, माइनस 600 को यूज कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? Therefore we are making this change. So these are the 3 changes necessary. अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करना चाहते हैं तो we will have to make these 3 changes. जितने वेरिएबल्स हैं सबको रेस्ट्रिक्ट करना है। ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी कंस्ट्रेंट है उसमें कहीं पर भी इनइक्वालिटी नहीं छोड़ना है, सबको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद राइट हैंड साइड में
किसी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन, नेगेटिव एलिमेंट एंटिटी को नहीं छोड़ना है। अगर वो है तो उसको पहले कन्वर्ट कर दो, इक्वेशन को पूरी की पूरी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा जिसमें राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, उसको हम लोग फाइनली इस्तेमाल में लेकर आएंगे। ठीक है, तो दीज आर द 3 कंडीशंस। कभी भी याद रखो, कभी भी आपको कोई एलपीपी मिलेगा, सबसे पहले ये 3 काम करना है। Without doing these 3 steps, without performing these 3 conditions, executing these 3 conditions, you cannot solve an LPP via the simplex algorithm. ठीक है, सर एक डाउट था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर ये जो x डैश और x डबल डैश है, हाँ जो हमने सपोज किया सर, वो डिसीजन वेरिएबल का काम करेंगे? हाँ, ये अब मेरे नया डिसीजन वेरिएबल बन जाएंगे। एक्चुअली में मेरा डिसीजन वेरिएबल x है, लेकिन एल्गोरिथम के लिए ये दोनों बन जाएगा। अब ये दोनों की जो वैल्यू मिलेगी आखिरी में उसको उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, x डैश माइनस x डबल डैश में, तो मेरे को मेरा ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके सर, यस सर। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, अब जो लिखा रहा हूँ जल्दी से लिखो, लिखो फटाफट नोट करो। नाउ x and y are decision variables. Now x and y are decision variables. X and y are decision variables. X and y are decision variables. And S1 and S2 are slack variables. S1 and S2 are slack variables. S1 and S2 are slack variables. उसी के नीचे लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा एक छोटी सी, बेसिस एंड नॉन बेसिस वेरिएबल्स। बेसिस एंड नॉन बेसिस वेरिएबल्स। बेसिस एंड नॉन बेसिस वेरिएबल्स क्या है क्या नहीं है समझेंगे, पहले लिख लो। ठीक है, राइट डाउन। बेसिस एंड नॉन बेसिस वेरिएबल में पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट अंडर द हेडिंग बेसिस एंड नॉन बेसिस। फर्स्ट पॉइंट, the number of basis variable is equal to the number of equations. The number of basis variables is equal to the number of equations. The number of basis variables is equal to the number of equations. Point number 2. Point number 2. The value of basis variable. The value of basis variable. The value of basis variable is calculated by solving the equations. The value of basis variables is calculated by solving the equations. एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे, एक सेकंड।
चलिए आगे लिखेंगे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आगे लिखेंगे, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने आपको, द वैल्यू ऑफ बेसिस वेरिएबल इज कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तीसरा पॉइंट लिखना, वेरिएबल्स which are not basis are non-basis, वेरिएबल्स which are not basis, माइक बंद रखेंगे, वेरिएबल्स which are not basis are non-basis, variables which are not basis are non-basis। चौथा पॉइंट लिखेंगे, वैल्यू ऑफ नॉन बेसिस वेरिएबल इज 0, value of non-basis variable is 0, value of non-basis variable is 0। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, from each equation one variable will be basis, from each equation one variable will be basis for the initial iteration, for the initial iteration, for the initial iteration, comma, the equation where artificial variable is present, the equation where artificial variable is present, the equation where artificial variable is present, comma, artificial variable will become the basis variable, artificial variable will become the basis variable,
otherwise slack variable will be basis. Otherwise slack 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 variable will be basis. कितने पॉइंट हो गए? 5 की 6? 5. छठवां पॉइंट लिखिए, छठवां पॉइंट लिखिए। डिसीजन वेरिएबल्स कैन नॉट बी बेसिस वेरिएबल। Decision variable cannot be basis variable. Decision variable cannot be basis variable for the initial iteration. Decision variable cannot be basis variable for the initial iteration. Decision variable cannot be basis variable for the initial iteration. आखिरी पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट। इन सिंप्लेक्स मेथड iterations are performed. In simplex method iterations are performed from one vertex of the feasible region. Iterations are performed from one vertex of the feasible region to other till the optimal solution is obtained. Till the optimal solution is obtained. चलो कॉपी पेन उठा के पटक दो और जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, सुनते चलना, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया था। ये हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल लाया है ताकि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें। हम लोगों ने राइट हैंड साइड कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा है, सारे वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट रखा है। जो मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें 3x + 4y के साथ मैंने 0s1 0s2 लिख दिया है। s1 s2 की वैल्यू कुछ भी आए, इससे प्राप्त होने वाला प्रॉफिट जो है ये 0 है। आपको अच्छे से याद होगा, क्वेश्चन जो है मैंने ये वाला इसीलिए उठाया है ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाएं। 3 रुपया एक x के पीछे का प्रॉफिट है, 4 रुपए एक y के पीछे का प्रॉफिट है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है x + y ≤ 450, इसका मतलब है एक x के लिए एक a चाहिए था, एक y के लिए एक a चाहिए था, और टोटल a जो था वो 450 ही था। तो अपन जरूरी नहीं है कि सारे का सारा a इस्तेमाल करें, हम लोग कम a भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट कहां पे ज्यादा आ जाता है। अगर कम a इस्तेमाल करेंगे तो ये स्लैक वेरिएबल s1 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू अपने को मिलेगा। कहीं पर अगर मेरे मुंह से निकला हुआ कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तुरंत पूछ लेना, आई नो दिस इज हाईली एनालिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग जो जानते थे कि भैया x और y जो है ये तो भैया मेरा डिसीजन वेरिएबल है और s1 s2 हमारे स्लैक वेरिएबल है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करना। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम क्या बोलता है कि बेटा उसको समझ में नहीं आता, वो नहीं जानता ये भेदभाव, उसको हिंदू मुसलमान नहीं पता, उसको नहीं पता क्या होता है डिसीजन, क्या होता है स्लैक। नो, ही डू नॉट नो दैट, उसको नहीं मालूम ये बात। उसको अगर आप वेरिएबल्स समझाने जाओगे तो उसकी डिक्शनरी में वेरिएबल्स को सिर्फ 2 तरीके से ही क्लासिफाई किया गया है, आइदर एज बेसिस और एज नॉन बेसिस।
बेसिस का मतलब क्या होता है? जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं, जिसके बिनाम पे, बेसिस पे। तो बेसिस वेरिएबल वो होता है जिसके बेसिस पे आप सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को कैलकुलेशंस करने को कहोगे। नॉन बेसिस वो होता है जिसको आप सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को बताओगे ही नहीं कि ऐसा कोई वेरिएबल है। समझना मेरी बात को। तो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम वेरिएबल्स को सिर्फ दो तरीके से आकलन कर सकता है, आइदर एज बेसिस और एज नॉन बेसिस, कि या तो वो इंसान है या तो वो इंसान नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं समझेगा। तो सवाल ये उठता है कि भैया ये जो बेसिस नॉन बेसिस का लफड़ा है, ये जो बेसिस नॉन बेसिस का लफड़ा है, इसको पहले तो अपने को क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट वी विल हैव टू क्लियर व्हाट इज बेसिस, व्हाट इज नॉन बेसिस। हमको समझना पड़ेगा, तब तो जाके सिंप्लेक्स कैसे करेगा काम वो अपने को समझ में आएगा। सुनते चलना। तो बोलता है कि देखो आपके पास टोटल जो है यहाँ पे 4 वेरिएबल है अपने पास, x, y, s1, s2। बोलता है कुछ मत करो, 2 कॉलम बना लो, बेसिस नॉन बेसिस। अब ये जो 4 वेरिएबल है इनको आपको या तो बेसिस में लिखना है या तो नॉन बेसिस में लिखना है। तो बोलता है कि जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है, समझना मेरी बात को, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। ये जो है यही हमारा सॉल्यूशन था। हमने ये सॉल्यूशन में क्या किया था, एक फिजिबल रीजन निकाली थी। उस फिजिबल रीजन के 4 वर्टाइसेस थे। हमने वो 4 वर्टाइसेस पे वैल्यू, हमने वो 4 वर्टाइसेस पे वैल्यू जो है वो चेक कर लिया था। ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम भी एग्जैक्टली यही काम करेगा। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम क्या करेगा कि वो आपको बोलेगा नहीं कि फिजिबल रीजन बना के दो, कि फलाना करो, कि टिमका करो। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम दे दिया ना, बाय डिफॉल्ट ये एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइंड है कि ये एल्गोरिथम फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करने लगेगा। सबसे पहले ये एल्गोरिथम जाएगा 0,0 पे वैल्यू चेक कर लेगा। उसके बाद ये एल्गोरिथम जाएगा पहले, हाँ सुनो 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 काम की बात, 0,0 पे वैल्यू चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको बताएगा कि ये वाला जो वर्टाइस पॉइंट है ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। अगर आपको बोल दिया ऑप्टिमल है तो वहीं रुक जाइएगा, आपको आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर बता दिया कि नहीं ये वाला ऑप्टिमल नहीं है, तो आपको उठा के यहां ले जाएगा दूसरे वर्टेक्स पॉइंट पे, इस पे चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको बताएगा कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। नहीं है तो आपको स्वयं खुद ही एल्गोरिथम उठा के यहां फेंक देगा। और आप देखो आपने तो निकाल रखा है कि बी वाला ऑप्टिमल है, तो सिंप्लेक्स आपको यहां आके बताएगा कि सुनो ये वाला ना ऑप्टिमल हो गया है, अब रुक जाओ। ऑप्टिमल भी हो गया है, एक्स की वैल्यू 300 है, वाई की वैल्यू 150 है, प्रॉफिट आपका 1500 है। सब जानकारी आपको सिंप्लेक्स एल्गोरिथम दे देगा। कुल मिला के सिंप्लेक्स एल्गोरिथम क्या करेगा कि जो फिजिबल रीजन के वर्टेक्सेस पॉइंट है, फिजिबल रीजन के ये जो वर्टेक्सेस पॉइंट है, इन वर्टेक्स पॉइंट पे मूव करेगा और मूव करते करते उस वर्टेक्स पॉइंट पे लाके रोक देगा जो वर्टेक्स पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। बट सवाल ये है कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ये करेगा कैसे। हम लोग को पहले तो ये एल्गोरिथम सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको अप्लाई कर पाएं, ताकि हम लोग इससे ये जानकारियां ऑब्टेन कर पाएं कि कौन सा वर्टाइस पॉइंट है ऑप्टिमल, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के अंदर में हम लोग इटरेशंस परफॉर्म करते हैं। जब मैं ये पहली वाली पॉइंट पे, ये फर्स्ट वाले पॉइंट पे मैं वैल्यू चेक करूंगा, 0,0 पे मैं वैल्यू चेक करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज माय फर्स्ट इटरेशन, दिस इज माय फर्स्ट इटरेशन। अगर फर्स्ट इटरेशन में ऑप्टिमल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं फर्स्ट इटरेशन से जाऊंगा यहां, मैं करूंगा सेकेंड इटरेशन। इसी तरीके से मैं इटरेशन टू इटरेशन करते हुए वहां आके रुक जाऊंगा जहां पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इटरेशन कुछ नहीं है, सिंपली एक छोटा सा टेबल है जिसको मेरे को बनाना सीखना है, दैट इज इट।
काम की बात याद करना कि फर्स्ट इटरेशन पे जहां पर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं वो है 0,0। अब एक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर हो गया है? आ रहा है। बोरिंग लग रहा है क्या? अरे बोर लग रहा है क्या? नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रहा सर, टफ लग रहा। अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में परफॉर्म कर सकूं, फर्स्ट इटरेशन में परफॉर्म कर सकूं, इसके लिए मेरे को फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंप्लेक्स को बताना पड़ेगा कि क्या बेसिस होगा क्या नॉन बेसिस होगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि मेरे भाइयों, बेसिस का मतलब है वो वेरिएबल जो सिंप्लेक्स के पहले इटरेशन के टेबल में जाएगा, जिसको मैं पहले इटरेशन टेबल के अंदर में एंटर करवा दूंगा, अंदर में लिख दूंगा, उसको बोलूंगा बेसिस, और जिसको नहीं लिखूंगा उसको बोलूंगा नॉन बेसिस। एक बेसिक सा रूल दिया गया है, एक बेसिक सा रूल दिया गया है, पहले इटरेशन में किसको बेसिस माने किसको बेसिस नहीं माने। कहता है नंबर वन रूल कॉपी में लिखाया है, पहले इटरेशन के लिए डिसीजन वेरिएबल्स बेसिस नहीं हो सकते। देखो सिंप्लेक्स को तो नहीं पता कि इसमें से क्या डिसीजन है और क्या नहीं है, आपको तो पता है ना। आप लोग जानते हो कि एक्स वाई जो है ये आपका डिसीजन वेरिएबल है, तो बोलता है कि पहले इटरेशन के लिए एक्स वाई कभी भी बेसिस कॉलम में नहीं जाएगा, और जो भी वेरिएबल बेसिस नहीं होगा वो क्या होगा? जो भी वेरिएबल बेसिस नहीं होगा दोस्तों वो वेरिएबल होगा नॉन बेसिस वेरिएबल। पहले इटरेशन के लिए कभी भी डिसीजन वेरिएबल को बेसिस नहीं मानेंगे। डिसीजन वेरिएबल अगर पहले इटरेशन में बेसिस नहीं है तो डिसीजन वेरिएबल बन जाएगा नॉन बेसिस, और नॉन बेसिस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो सिंप्लेक्स के टेबल में नहीं होगा और उसका वैल्यू भी हो जाएगा 0। इसके अलावा आपको आपको ये समझना है कि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हर इक्वेशन से एक वेरिएबल, मिनिमम एक वेरिएबल को पहले इटरेशन के लिए आपको बेसिस सेलेक्ट करना ही करना है। हर इक्वेशन से एक वेरिएबल बेसिस जाएगा, हर परिवार से एक लौंडा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ वाले में से तो x और y जो है ये तो बेसिस नहीं हो सकते, नॉन बेसिस हो गए हैं, तो यहां से मेरा आ जाएगा बेसिस में S1, यहां से मेरा बेसिस में आ जाएगा S2। तो पहले इटरेशन के लिए S1 और S2 ये मेरे टेबल के अंदर में जाएंगे, ये मेरे लिए बन जाएंगे बेसिस, और x और y जो कि मेरे डिसीजन थे ये बन जाएंगे मेरे नॉन बेसिस। सो नाउ आई कैन परफॉर्म द फर्स्ट इटरेशन। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले। हेलो 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 हेलो, किसी को कोई डाउट भाई यहां तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। इस प्रॉब्लम में जो पहला वर्टेक्स पॉइंट था वहां पे x क्या है 0, y भी क्या है 0, और मैंने कहा था कि मैं इसी पॉइंट पे सिंप्लेक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इटरेशन करेगा। तो सिंप्लेक्स का जो एल्गोरिथम का रूल मैंने फॉलो किया, अकॉर्डिंग टू दैट रूल क्या हुआ कि पहले इटरेशन के लिए बाय डिफॉल्ट जो x और y है ये नॉन बेसिस बन गए, और नॉन बेसिस होने की वजह से इनकी वैल्यू क्या हो गई 0 0, यानी कि पहले इटरेशन पे मैं वैल्यू चेक करूंगा 0,0 पे। समझ में आ रहा है ना, x भी 0 रहेगा y भी 0 रहेगा, दोनों 0 रहेगा तो प्रॉफिट भी क्या रहेगा 0 रहेगा। Basically the first iteration is now going to check the value of the objective function on the origin point अपने आप। यस सर। मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये रूल नहीं होता कि पहले इटरेशन में डिसीजन वेरिएबल को बेसिस नहीं लेना है, डिसीजन वेरिएबल यहां आ जाता तो उसकी वैल्यू 0 0 नहीं हो पाती, मैं ओरिजिन पे चेक कर ही नहीं पाता। I hope you all are getting my point. Yes I sir. hope you all are getting my point. I hope you all are getting my point. So now my friends, I am going to draw the first iteration table.
अब मैं पहला इटरेशन टेबल बनाने जा रहा हूं। पहला इटरेशन टेबल बनाने जा रहा हूं। टाइम कितना हो गया? 9:20, बहुत समय है। तो देखो पहला इटरेशन टेबल कैसे बनता है। मैं लिखता हूं CV CJ बेसिस, और जितने वेरिएबल हैं x y s1 s2 सबको लिख लेता हूं। x y s1 s2, ये मेरा टेबल है बेसिकली। याद बस ये तीन चीज रखनी है, CV CJ बेसिस। इसको एक ट्रायंगल की तरह ऐसा बनाना है, CV CJ बेसिस, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो सुनो, CV CJ बेसिस हो गया। CJ क्या है सबसे पहले समझो, CJ क्या है। CJ जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है। हमारा वेरिएबल्स क्या है? x y s1 s2। इसका जो कोफिशिएंट है क्या है? 3 4 0 0, ये CJ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ओरिजिनल जो फंक्शन है एम वाली, ऑब्जेक्टिव वाली, उसका जो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है वही आपका CJ है। तो मैं यहाँ पे CJ फटाफट लिख देता हूँ। x के लिए 3, y के लिए 4, s1 के लिए 0, s2 के लिए 0। इसके बाद ये जो बेसिस है, ये जो बेसिस का मैंने यहाँ पे कॉलम रखा है, ये जो बेसिस का ये जो कॉलम यहाँ पे रखूंगा ये वाला, तो इस वाले कॉलम में मैं लिखूंगा अपने बेसिस वेरिएबल। मेरे को पता है मेरे बेसिस वेरिएबल s1 s2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया s1, यहाँ पे लिख दिया s2। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो फटाक से पूछना, फटाक से पूछना, ठीक है ना। CB क्या है? CB है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिस वेरिएबल का कोफिशिएंट। देखो 4 वेरिएबल है x y s1 s2, पर पहले वाले टेबल के लिए बेसिस सिर्फ s1 s2 है। तो s1 s2 का जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0, ये मेरा CB है। तो दोस्तों ये CB CJ कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल से कोफिशिएंट है। CJ में यहाँ सारे वेरिएबल का कोफिशिएंट आ गया, CB में उसी का कोफिशिएंट आएगा जो बेसिस है, जिसको मैंने टेबल में लिखा है। I hope up until this point everything is pretty clear. I hope up until this point everything is pretty clear. ठीक है ना? सुनते चलो। क्या कर रहा है भाई? हाँ सुनो, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा टेबल है ना, ये जो मेरा टेबल है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। कैसे वैल्यू पुट करूंगा देखना। ये वाली जो मेरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1, y का कोफिशिएंट भी 1, तो 1, s1 का कोफिशिएंट भी 1, तो 1, s2 यहाँ पे नहीं है तो s2 का कोफिशिएंट 0। एक और यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा b क्या है? ये राइट हैंड साइड का कोफिशिएंट है, इसको यहाँ पे लिख दूंगा 450। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिखूंगा, ये हो गया x का कोफिशिएंट 1, y का 2, S1 का 0, S2 का 1 और B की वैल्यू 600। जो मैंने यहां तक किया है सभी को क्लियर है क्या? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से रोको, आके पूछ ले मेरे से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं z को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को ये वाली रो भरनी है, ये रो मुझे फुल करनी है z से। मैं क्या करूंगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 into 1 प्लस 0 into 1, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट बेसिस है, असल में बेसिस को ही तो मैंने टेबल में रखा है ना। एक्स वाई की वैल्यू तो 0 0 कर दिया है, एक्स वाई की वैल्यू तो 0 0 कर दिया है। प्रॉफिट निकालना है तो S1 से ही निकालना पड़ेगा। अब एक एक S1 का प्रॉफिट तो 0 0 ऑलरेडी है, तो कितना भी S1 S2 का वैल्यू हो मेरे को प्रॉफिट तो 0 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैं क्या करूंगा, 0 into 1 प्लस 0 into 1, 0, 0 into 1 प्लस 0 into 2, 0, 0, 0, 0 into 450 प्लस 0 into 600, दैट इज ऑल्सो 0। मेरे दोस्तों अरे जेड बताना फिर से। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये आ गया।
दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये आ गया। बात समझ में आ रही है? ओके सर। ये जो बी वाली कॉलम है भाई, ध्यान से देखो, ये जो बी वाली कॉलम है, इसमें जो वैल्यू लिखा है यही आपका S1 S2 का वैल्यू है, यही आपका S1 S2 का वैल्यू है। कैसे देखो, x और y की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 0। तो x और y की 0 रखी है, तो S1 कितना आएगा? 450। तो देखो S1 यहाँ पे बी कॉलम में दिख रहा है 450, S2 भी आपका यहाँ पे दिख रहा है 600। सुनते चलिएगा। और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है बी कॉलम में जो z का वैल्यू दिख रहा है, ये आपका प्रॉफिट है पहले इटरेशन टेबल के बाद। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पहले इटरेशन टेबल पे आपने वैल्यू कहाँ चेक किया है? अबे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे चेक किया है, यहाँ पे वैल्यू चेक किया है। S1 भले ही आपका 450 है, S2 भले ही आपका 600 है, लेकिन प्रॉफिट में तो S1 S2 कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इनके पीछे का एक एक का प्रॉफिट तो 0-0 है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्रॉफिट आया है, देखो बे क्या आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ओरिजिन पॉइंट पे प्रॉफिट 0। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने फर्स्ट इटरेशन पे इस पे वैल्यू चेक किया, इसकी S1 S2 की वैल्यू पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी वैल्यू 0 निकली है। सवाल ये उठता है कि मेरे को अभी वर्टेक्स पॉइंट तो मिल गया फिजिबल रीजन का, वर्टेक्स पॉइंट नंबर 1 ओरिजिन पे है, ये तो मिल गया, पर ये ऑप्टिमल है कि नहीं है दैट आई डू नॉट नो। ये ऑप्टिमल है कि नहीं है दैट आई डू नॉट नो। और ऑप्टिमल है कि नहीं है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइड में, देखो ऑप्टिमल है कि नहीं है इसके लिए निकालते हैं CJ माइनस ZJ। इसको एकदम घोंट के पी लो। घोंट के पी लेने का मतलब है दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमल चेक करने के लिए ये तो सॉल्यूशन आ गया, ये ऑप्टिमल है कि नहीं है जब तक पता नहीं चलेगा तब तक और आगे इटरेशन क्यों करूंगा, और किसी पॉइंट पे क्यों चेक करूंगा? इसको चेक करने के लिए निकालूंगा CJ माइनस ZJ। तो यहां पे मैं लिखता हूं CJ माइनस ZJ। अबे सबको स्क्रीन पे सब दिख रहा है ना, कुछ कट पीट तो नहीं रहा है? नो सर। थोड़ा छोटा कर दूं क्या? इतना दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चलिए, ऑप्टिमल निकालने के लिए मैं लिखूंगा CJ माइनस ZJ। मैं जानता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे को आपको इसी से यूज टू करवाना है। पढ़ाऊंगा भाई, कैसे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा रगड़ना पड़ेगा, पूरा आपको यूज टू करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ध्यान से समझ लेना भाई। CJ माइनस ZJ निकाल रहा हूं। ये देखो, ये है CJ, ये है CJ, ये मेरा C जो है ये CJ है, और ये जो है ये मेरा 0, ये मेरा Z है। इसको मैं ZJ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ZJ तो मैं लिखूंगा 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको सब चीज क्लियर है क्या? किसी को कोई भी डाउट हो जल्दी बोलो यार, जल्दी से बताओ यार। हेलो 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 हेलो। नो सर। ज्यादा हो रहा है क्या आज के लिए? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ रहा हूं, सुनो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। रूल बोलता है, रूल बोलता है कि अगर आप मैक्सिमाइजेशन करने निकले हैं, देखो जो कि हम लोग निकले हैं, रूल बोलता है अगर आप मैक्सिमाइजेशन करने निकले हैं, अगर आप मैक्सिमाइजेशन करने निकले हैं, जो कि हम लोग निकले हैं, हम लोगों को मैक्सिमाइजेशन ही करना था, तो बोलता है कि मैक्सिमाइजेशन करने निकले हो
और अगर किसी भी इटरेशन टेबल में, पहला इटरेशन टेबल कर रहे थे, किसी भी इटरेशन टेबल में Cj माइनस Zj में अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो मेरे पास तो 2 कर रही है, मेरे पास तो 3 भी कर रहा है, मेरे पास तो 4 भी कर रहा है। अरे भाई ये लड़का कहाँ चला गया? एक लड़का क्लास से चला गया, अभिषेक गौर गायब हो गया भाई। सुनो, सौरभ एंड रोहित, यस सर। ज्यादा हो रहा है क्या? आज के लिए स्टॉप कर दें क्या? नहीं सर। आगे जाएं? हाँ। चलिए, तो कहता है कि अगर Cj माइनस Zj में एक भी वैल्यू पॉजिटिव बच गई, एक भी वैल्यू, तो आपको अगले इटरेशन टेबल पे जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड इटरेशन टेबल। आपका जो करंट वैल्यू है वो ऑप्टिमल नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो कैसे समझ सकते हैं। ये जो Cj माइनस Zj है ना, इसको ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो कि मान लो कि अभी ना S1 और S2 ये 2 लोग बैटिंग कर रहे हैं। ये आपका विराट कोहली है, नहीं चलो ये आपका शिखर धवन है, और ये जो है ये आपका रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा और शिखर धवन बैटिंग कर रहे हैं। सुनना मेरी बात, रोहित शर्मा और शिखर धवन बैटिंग कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा जो है ये 450 बॉल खेल दिया है, सॉरी 600 बॉल खेल दिया है। रोहित शर्मा 600 बॉल खेल दिया है, एक बॉल पे 0 रन बना रहा है। रोहित शर्मा कितना भी बॉल खेले, हर बॉल पे 0 रन बनाएगा। 600 बॉल खेल दिया है, टीम में एक भी रन का योगदान नहीं दिया है। सिमिलरली शिखर धवन जो है ये भी हर बॉल पे 0 बना रहा है, 450 बॉल खेल दिया है, टीम में एक रन का योगदान नहीं दे पाया है। और मेरे को टीम का स्कोर बढ़ाना है, मेरे को तो मैक्सिमाइजेशन करना है। मैं चाहता हूं कि टीम ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। तो अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये जो रोहित शर्मा और शिखर धवन है ये निकम्मे रह गए हैं। लेकिन ये Cj माइनस Zj क्या बताया मेरे को? ये बताया कि बेटा तुम्हारे टीम में अभी भी ये है, कौन है? ये है विराट कोहली। और ये तुम्हारे टीम में ये है तुम्हारा धोनी। तो विराट कोहली और धोनी ये एक एक बॉल पे 3 और 4 रन बनाने का मादा रखते हैं। जो तुमने अभी भेजा है शिखर धवन और रोहित शर्मा को, ये लोग एक एक बॉल पे अंडा अंडा कर रहे हैं, 0-0 बना रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोहली या धोनी बैटिंग कर रहा होता, तो कोहली तो एक बॉल पे 3 रन बनाता, धोनी तो एक बॉल खेलता 4 रन बनाता। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो Cj माइनस Zj में अगर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल आपको ये सिग्निफाई कर देती है दोस्तों कि मेरे भैया पॉजिटिव है, अभी कोहली धोनी है, जाओ कोहली धोनी से बैटिंग कराओ, दूसरा इटरेशन करो। ये जो धवन और रोहित शर्मा है इसको में से किसी एक को भगाओ, आउट करो, कोहली धोनी को बैटिंग करने भेजो, ताकि टीम का स्कोर जो ऊपर जा सके, ऑप्टिमल हो सके, ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। सुनो, तो अब जो है ये तो समझ में आ गया है कि कोहली धोनी है, कोहली धोनी है, समझ में आ गया है, कोहली धोनी है, समझ में आ गया है। और अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं कि आप धोनी कोहली में से पहले बैटिंग करने किसको भेजेंगे, तो भैया मैं तो उसी को भेजूंगा ना जो एक बॉल पे ज्यादा रन बनाएगा। जो एक बॉल पे ज्यादा रन बनाएगा वही जाएगा बैटिंग करने। तो ये यस जो सर। बनता है ये बनता है मेरा एंटरिंग वेरिएबल। धोनी बनेगा मेरा एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल मतलब वाई, कहने का मतलब है अगला इटरेशन टेबल बनाऊंगा तो उस इटरेशन टेबल में एंटरिंग वेरिएबल, टेबल में एंटर कौन करेगा? टेबल में एंटर करेगा वाई। जैसे ही ये वाला वेरिएबल बनता है एंटरिंग वेरिएबल, ये जो पूरी की पूरी रो है, ये जो पूरी की पूरी रो है, लेट मी मार्क दिस रो विथ रेड कलर, ये जो पूरी की पूरी रो है ये बन जाती है की रो। की रो। मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे को धोनी को अंदर भेजना है।
लेकिन अगला सवाल ये है कि दोनों में से आउट किसको करूं, दोनों में से आउट किसको करूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दोनों में से आउट किसको करूं, धोनी कोहली सॉरी शिखर धवन को आउट करूं कि रोहित शर्मा को आउट करूं। ये चेक करने के लिए हम लोग निकालते हैं थीटा। सब चीज लिखाऊंगा, किसी भी चीज के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सुनते चलना। थीटा, थीटा कहलाता है दोस्तों, थीटा कहलाता है रिप्लेसमेंट रेशियो। रिप्लेसमेंट, हम लोगों को रिप्लेसमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट रेशियो कहलाता है थीटा। थीटा होता है स्मॉल बी बाई स्मॉल ए। अब ये स्मॉल बी बाई स्मॉल ए क्या है, अभी देखो स्मॉल बी तो ये है, और स्मॉल ए क्या है बताऊं, स्मॉल ए क्या है बताऊं, ये जो की रो बनी है ना, इस की रो में ये जो S1 और S2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये आपका स्मॉल ए है, ये आपका स्मॉल ए है, ये आपके स्मॉल ए है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब मैं लिखूंगा थीटा, थीटा हो जाएगा बी बाई ए, बी बाई ए यानी कि 450 बाई 1, तो थीटा आ गया 450। यहां से क्या आ गया 600 बटा 2, 600 बटा 2 यानी कि 300। दोस्तों ये क्या है पता है आपको, रिप्लेसमेंट रेशियो क्या है, ये है कि अगर मेरा धोनी बैटिंग करने जाएगा, जो कि मैं डिसाइड कर चुका हूं कि धोनी को भेजूंगा बैटिंग करने, धोनी को बैटिंग करने भेजूंगा, और अगर मैं शिखर धवन को बाहर भेजूंगा, शिखर धवन आउट हो जाएगा, तो धोनी 450 बॉल खेल पाएगा। और अगर मेरा रोहित शर्मा आउट हो गया ना, तो धोनी 300 बॉल खेल पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर थीटा में उसको आउट करो जिसका थीटा कम है। साम दाम दंड भेद, थीटा में उसको आउट करना है जिसका थीटा कम है। ऐसा क्यों करते हैं, कॉपी में लिख लो, ऐसा क्यों करते हैं, सर से पूछेंगे। अभी नहीं समझा पाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे जरूर कि थीटा कम वाला क्यों लेते हैं। ऑलवेज रिमूव दैट वेरिएबल, एग्जिट उसको कराना है। दिस पर्टिकुलर थीटा 300, 450 300 में जो कम है, वो कम वाला इंडिकेट करेगा कि ये वाला जो मेरा वेरिएबल है ये बनेगा एग्जिट वेरिएबल, एग्जिट वेरिएबल। तो दोस्तों अगले वाले टेबल में y जो है वो जाएगा टेबल के अंदर, और एग्जिट वेरिएबल S2 यानी कि रोहित शर्मा जाएगा टेबल के बाहर। जैसे ही ये एग्जिट वेरिएबल मिल गया, ये वाली जो दोस्तों मेरी रो है, दोस्तों मेरी थोड़ी सी गलती हो गई है, गलती बहुत ही माइन्यूट सी ये हुई है कि मैंने इसको यहाँ पे रो लिख दिया था, ये होगा कॉलम, कॉलम, और ये है मेरी रो। तो ये वाली जो है ये बन जाएगी मेरी रो। और देखो दोस्तों इसके जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है जहां पे ये रो कॉलम मीट कर गया, जहां पर ये रो कॉलम मीट कर गया, दिस ग्रीन बॉक्स, दिस ग्रीन बॉक्स, ये जो एलिमेंट है 2, इस एलिमेंट को अपन कहते हैं की एलिमेंट या पिवोटल एलिमेंट, की एलिमेंट या फिर पिवोटल एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलिए सुनो, आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। यहाँ तक जहां तक हुआ है, अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, पूरा सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, इसको हम लोगों को और प्रोसीड करना है, ठीक है ना, और प्रोसीड करना है, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हमको अचीव होगा। इस वाले पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करूंगा, इसके आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे और फर्दर इटरेशन करना है ताकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। आई नो इट इज अ बिट डिफिकल्ट, पर दोस्तों एग्जाम में आता है, कोई भी चीज को हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। बाय सर।